आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देवास जिले के ग्राम टोंककला की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के मामले में आखिरकार विस्फोट कांड के तीसरे दिन पुलिस ने फैक्ट्री के असल मालिक व वेयर हाउस किराए पर लेकर विस्फोटक रखने वाले मुकेश विज निवासी नई दिल्ली के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस की 3 टीम मुकेश की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। उधर आरोपी अनिल मालवीय व आजाद खान के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। उन्हें पकड़ने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कराया जा रहा है। मुकेश विज पटाखा फैक्ट्री का मालिक है और उसने टोंककला में एक वेयर हाउस को विस्फोटक रखने के लिए किराए पर ले रखा है। धार की ऐतिहासिक भोजशाला में कल रात को एएसआई की जारी गाइडलाइन के बाद आज सुबह से ही हिंदू धर्मावलंबी हाथ में मां वाग्देवी के चित्र लेकर पहुंचे और पूजा अर्चना शुरू की। गर्भगृह को रंगोली से सजाया गया। उस स्थान को गोमूत्र से धोकर पवित्र किया गया। भोजशाला के बाहर ज्योति मंदिर में चल रहे अखंड ज्योत को भी गर्भगृह में स्थापित किया गया। यहाँ सूर्योदय से मंत्रोच्चार भी प्रारंभ हो गया है। वहीं भक्त अपनी खुशी रोक नहीं पाए और जमकर थिरकने लगे। इस तरह से आज यहाँ पर पूजा प्रारंभ हो गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मांडू के संत महामंडलेश्वर निसर्गदास महाराज भी भोजशाला में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और एसपी सचिन शर्मा ने भी भोजशाला में पूजा अर्चना की। सुबह से ही सूर्योदय से ही हिंदू समाज और बौद्ध समिति के सभी कार्यकर्ता भोजशाला में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह से ही यहाँ पर सेवी अनुष्ठान आरंभ हो चुका है। भोजशाला का शुद्धिकरण हो रहा है और जैसे मंत्रों का गुंजायमान राजा भोज के शासनकाल में यहाँ पर हुआ करता था, वैसा ही आज 750 के संघर्ष के पश्चात भोजशाला में पुनः इस मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है। आज शुद्धिकरण के बाद मां की स्थापना होगी। यहाँ पर जो अखंड जो मैयर से लाई थी उसको यहाँ पर स्थापित की गई है। और उन्होंने जो बच्चे थे हमारे जो ज्ञान प्राप्त करते थे उनके लिए बनाई थी और लंबे समय से संघर्ष था। अब मैं यहाँ की जनता को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और हमारी सरकारें भी लगातार, क्योंकि ये तनाव का माहौल हर समय रहता था, क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी। जब भी यहाँ का जब शुक्रवार आता था तो हम लोग बहुत सब तनावपूर्ण माहौल रहता था। फिर अभी भी तनावपूर्ण माहौल 2014 में भी, तो लगातार ये सब अब वो खत्म हुआ, वो इंतजार खत्म हुआ। अब हर कोई व्यक्ति चाहे जितने समय आ सकता है, माँ का दर्शन कर सकते हैं या घूम सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये कहा है कि वो अब इसको और अच्छी तर्ज पे इसको विकसित किया जाएगा। नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी गुना ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निचला बाजार से जय स्तंभ चौराहे तक मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस में शामिल बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक हो जाना और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होना बेहद गंभीर है। इस धांधली से परीक्षा में बैठे 23 लाख छात्रों और उनके पालकों की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है। इन बच्चों ने डॉक्टर बनने की उम्मीद से दिन रात तक तैयारी की थी। अग्रवाल ने कहा कि इतनी बड़ी अनियमितता के बावजूद केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जिससे प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस व्यवस्था को संभालने में सक्षम नहीं है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच कर शिक्षा क्षेत्र में बैठे दलालों और दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाए। वहीं कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग ही शिक्षा माफिया के साथ मिले हुए हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि छात्रों को न्याय नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बताऊं, आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा घोटाला व्यापम घोटाला हुआ, इसी भाजपा सरकार के समय हुआ। नर्सिंग घोटाला हुआ, इसी भाजपा सरकार के समय हुआ। पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, इसी भाजपा सरकार के समय हुआ। तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं वही लोग ये घोटालेबाजी कर रहे हैं, वही लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, वही लोग
सभी प्रकार के शिक्षा घोटाले कर रहे हैं और वही लोग शिक्षा माफिया बने हुए हैं। तो जो आज तक कार्रवाई के नाम पे सिर्फ कार्रवाई और निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल पाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सरकार में बैठे हैं, तो शायद सरकार नहीं चाहती, प्रदेश सरकार नहीं चाहती, केंद्र सरकार नहीं चाहती कि इन दलालों पे लगाम लगे और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रहे। ऑनलाइन ई फार्मेसी की अनियंत्रित कार्यप्रणाली, अवैध दवाओं की बिक्री और बड़े कॉर्पोरेट्स द्वारा किए जा रहे डीप डिस्काउंट के खिलाफ देश के 12 लाख से अधिक दवा विक्रेता 20 मई को हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट के आह्वान पर जिला केमिस्ट एसोसिएशन हरदा ने भी बंद का समर्थन करते हुए जिले में सभी दवा दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। जिला केमिस्ट एसोसिएशन हरदा के अध्यक्ष कृष्णा दास चाचरे ने प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों और ऑनलाइन दवा व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और एसोसिएशन ने कहा कि ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म नियमों की शिथिलता का गलत फायदा उठा रहे हैं, जिसमें फर्जी प्रिस्क्रिप्शन का खेल बिना किसी भौतिक सत्यापन के एक ही पर्चे के बार बार उपयोग कर ऑनलाइन दवाइयां बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि एआई आधारित फर्जी प्रिस्क्रिप्शन के जरिए एंटीबायोटिक्स और नशीली दवा की अनियंत्रित डिलीवरी हो रही है, जिससे एंटी माइक्रोबियल रेसिडेंट्स जैसे गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियां पैदा हो रही है। यह सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। एसोसिएशन का आरोप है कि बड़े कॉरपोरेट संस्थान पूरी छूट के जरिए बाजार का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। इससे ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के छोटे दवा विक्रेताओं की आजीविका पर संकट आ गया है। 20 मई को ऑल इंडिया लेवल पर स्ट्राइक्स है। 3 मांगों को लेकर स्ट्राइक करना चाह रहे हैं। आप ये भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि दवा कोई सामान्य उपभोग वस्तु नहीं है, ये जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, उत्पाद है, इसकी बिक्री पर कठोर नियम और कानून नियंत्रण होना चाहिए। तो पहली मांग हम लोगों की GSR 217 है, इसमें हमें ई फार्मेसी जो चल रही है उसको बंद करने की गवर्नमेंट से मांग है। दूसरा एक डिस्काउंट पॉलिसी है, उससे बाजार का संतुलन बिगड़ता है, बड़ी कारपोरेट फार्मेसी कंपनियाँ देखती हैं। और तीसरा हम लोगों का GSR 220 है, ये कोरोना महामारी के साथ गवर्नमेंट डोर डिलीवरी बढ़ाने के लिए महामारी चली गई है। शासन से हम चाहते हैं कि उस नियम को जो है वापस लिया। मंदसौर पुलिस ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय डकैत गैंग पर शिकंजा कस दिया है जिसने 8 राज्यों की पुलिस की नाक में दम कर रखा था। इस गैंग के डकैत इतने शातिर है कि महज 7 मिनट में मकान और दुकानों की ग्रिल काटकर वारदात को अंजाम दे देते हैं। लच्छू डकैत गैंग के नाम से कुख्यात इस गिरोह के 4 सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। आरोपियों से 37 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवर और 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। मंदसौर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने इस मामले का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि लच्छू डकैत गैंग के 4 सदस्यों को मंदसौर जिले की नाहरगढ़ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह गिरोह देश के 8 राज्यों में चोरी, लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम दे चुका है। अकेले मंदसौर शहर में ही 11 वारदातें यह गिरोह कर चुका है। पकड़े गए डकैतों से 37 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान तथा 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार, ग्राइंडर, ड्रिल मशीन, हथौड़ी आदि भी जब्त किए गए हैं। एसपी मीना ने बताया कि ये डकैत सिर्फ 7 मिनट में मकानों और दुकानों की ग्रिल काट कर वारदात को अंजाम देने में माहिर है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। देखिए, एक अंतर्राज्यीय जो डकैती वाला गैंग है, लच्छू गैंग जिसको बोला जाता है, हमारे द्वारा नाहरगढ़ पुलिस द्वारा आज उसको बस्ट किया गया है। उसके जो मेन 4 मेंबर हैं लच्छू सहित, उसको हमने आज हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई हमारे द्वारा एक लंबे समय के टेक्निकल एनालिसिस और साथ में ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर की गई है। और इस पूरी कार्रवाई में आप देख पाएंगे कि इनके द्वारा मंदसौर शहर में 11 नकदजनी की वारदातों को अंजाम दिया गया था, जिसका कुल 25 लाख का मशरूका हमारे द्वारा बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनके द्वारा
द्वारा जो नकबजनी की जो ये 7 मिनट के अंदर नकबजनी करने की घटना को अंजाम देते थे, उसमें जो प्रयुक्त होने वाला जो इक्विपमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कटर है, साथ ही साथ ड्रिल मशीन है और स्क्रू ड्राइवर है, हैमर है, वो सारे भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो कुल मिला के एक लंबे प्रयास के बाद इस गैंग को मंदसौर पुलिस द्वारा बस्ट किया गया है। त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस में रविवार सुबह करीब 5:15 बजे आग लग गई। हादसा रतलाम जिले के आलोट के पास लूड़ी रीचा विक्रमगढ़ स्टेशन के बीच हुआ। कोच में सवार सभी 68 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं। वहीं राहत एवं बचाव कार्य के लिए आई मेडिकल रिलीफ ट्रेन ने भी आग लग गई। जानकारी के मुताबिक राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12431 रात करीब 3:45 बजे रतलाम जंक्शन से रवाना हुई। इसका अगला स्टॉपेज सुबह 8:45 बजे कोटा जंक्शन था, लेकिन राजस्थान में इंटर करने से पहले ही लूनी रीचा विक्रमगढ़ स्टेशन के पास एसी कोच B1 में आग लग गई। कोच में 68 यात्री सवार थे। करीब 15 मिनट में पूरा कोच खाली करा लिया गया। कुछ ही देर में आग ने B1 के पीछे लगे सेकंड लगेज कम गार्ड वैन को अपनी चपेट में ले लिया। अभी किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। हादसे के बाद दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। वहीं ट्रेन का बिजली कनेक्शन काटकर प्रभावित दोनों कोच को अलग कर दिया गया था। हादसे के बाद रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सूचना के लिए नागदा, उज्जैन एवं रतलाम स्टेशन पर हेल्प डेस्क शुरू कर दिए हैं। यहाँ यात्रियों और परिजनों को ट्रेन संचालन व अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे के बाद प्रभावित रेलखंड की अपलाइन से ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल रेलवे ने सिंगल लाइन वर्किंग शुरू की है, जिसके तहत अप और डाउन दोनों दिशाओं की ट्रेनों का संचालन कराया जा रहा है। रेलवे की तकनीकी और राहत टीमें मौके पर ट्रैक और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटी है। रतलाम से राजधानी एक्सप्रेस हादसे के लिए रवाना की गई दुर्घटना रिलीफ मेडिकल वैन में भी रविवार सुबह आग लग गई। हालांकि समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। यह मेडिकल वैन घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर पहले लूनी रीचा स्टेशन पर पहुंची थी। तभी यात्रियों के सुरक्षित होने के पुष्टि के बाद रेलवे कंट्रोल से मेडिकल वैन को वापस रतलाम लौटने के निर्देश दिए गए थे। वापसी के दौरान सुबह 9:40 बजे रूनखेड़ा स्टेशन के पास मेडिकल वैन के इंजन के ब्रेक में आग लग गई। इंजन से धुआं उठता देख टीम ने कर्मचारी तुरंत नीचे उतरे और कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया। रेलवे के अधिकारी आग लगने के कारणों का पता लगा रहे हैं। सर, सुबह का टाइम था सर। मैं ट्रेन को छोड़ने आया था स्टेशन पर, तो देखा कि ट्रेन से पीछे वाले कोच से धुआं निकल रहा था। तो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी। फिर हम सब गए, गाँव वालों को सूचना की, सरपंच साहब वगैरह से बात की, टैंकर मंगवाए पानी के, आसपास के होल ट्यूबवेल वगैरह चालू करवाए, तो आग पे काबू पाया थोड़ा। फिर उसके बाद कितने बजे घटना? ये समथिंग 5:30 बजे के लगभग का टाइम था। कितनी बोगियों में आग लगी? सर 2 बोगियों में आग लगी। अभी क्या स्थिति? अभी स्थिति तो जनहानि तो कुछ भी नहीं हुई, लोगों के सामान जल गए हैं, बाकी सब व्यवस्थित थे। और बाकी प्रशासन आ गया था और बाकी उन्होंने संभाल लिया था। कितने यात्री होंगे? 60 से 70 आदमी यात्री थे। सर, ये ट्रेन इस टाइम 5:30 बजे समथिंग निकल रही थी यहाँ से। तो मतलब 5:30 के समथिंग यहाँ पे मुझे खबर मिली कि ट्रेन में, राजधानी एक्सप्रेस में ट्रेन में आग लग चुकी है। अब वहाँ आग लगी तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर, तो बोगी में सब एक में ही थे। आग लग चुकी थी। गार्ड को तुरंत पता चला, उन्होंने क्या करा कि ट्रेन को तुरंत रुकवाई, चेन पुलिंग करी और ट्रेन रुकी। उसके बाद में, रुकने के बाद में उन्होंने जो बोगी है, सामान मतलब सवारी को सब कुछ सूचना दी और सवारी को पूरा नीचे उतार के और बोगी को अलग करा जो चल रहा था। समथिंग 45 से 60 जने उसके अंदर सवार थे डब्बे के अंदर, उन्होंने अलग करा। उसके बाद में गार्ड ने डब्बे को अलग करवाया और जो उनका सामान था जनता का, वो सामान पूरा क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो लगेज होता है ट्रेन के अंदर, वो व्यवस्थित उन्हें निकाल दिया था। जो गैंग ट्रॉली मैन होते हैं, उन लोगों ने सबने हेल्प करके निकाला था। आग लगी ये तो कारण का पता नहीं मुझे। अभी रेलवे के सुपरवाइजर का फोन आया कि 5-10 लड़के लेके पहुंचो आप, गाड़ी में आग लग गई राजधानी में। तो रीचा सरपंच, लूनी सरपंच को फोन किया मैंने, उन्होंने पानी के टैंकर पूछाए और कंप्रेसर मशीन होती है जो दवा छीटने वाली, उससे आग बुझाई और पैसेंजरों को उतारा गाड़ी से। कितने पैसेंजर थे? कहाँ की घटना? ये रीचा फाटक से आगे शेरपुर के आसपास। कितने पैसेंजर थे? 60-70 लोग थे कोच में। कब की घटना बताइए? आज सुबह 5:30-6 बजे की समथिंग। कोई हलात हुई? एक लेडीज को लगी पाँव पे, बाकी तो
सबको सुरक्षित उतार लिया हम लोगों ने। अभी क्या स्थिति है, पता चला? अभी तो सब पैसेंजरों को दूसरी ट्रेन से भिजवा दिया है अपने अपने स्थान के। उनका सामान जो जल के सब खाक हो चुका है। आग का तो सर वैसा कोई ठोस का सबूत हमारे पास नहीं है। और जब अचानक 5-5:30 बजे राजधानी एक्सप्रेस में आग लगी तो गांव के लोग सब अचानक जहाँ मौके पर पहुंचे तो गाड़ी लेके जा रहे थे। हमने देखा, हम भी गए वहाँ पे, आग बहुत भयंकर लगी हुई थी और कोई रेलवे के अधिकारी तो थे नहीं वहाँ पे। आसपास के गांव जैसे हमारे रिछा के सरपंच साहब और लुडी के सरपंच साहब और इन्होंने पानी के टैंकर पहुंचाए और ट्रैक्टर के जो दवाई छाटने का स्प्रे रहता है उसके सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया लोगों ने। कोई अधिकारी आपको कैसे पता चला? हमें तो जैसे गांव के लोग सारे जब गाड़ी लेके जा रहे थे तो हमने लगा कहीं हम भी वहाँ देखने गए थे। हमें इसका मालूम तो नहीं पड़ा है, लेकिन ये हमारे स्टेशन से निकल के गई थी। हमारे को सरवन जमादार जो है रेलवे के, उनका फोन आया था कि आग लग गई। फिर हम लोग यहाँ से बाइक लेके गए। समथिंग 5-5:30 बजे ये हादसा हुआ था। हम 6 बजे समथिंग पहुंच गए थे हम लोग। फिर आग पे काबू पाते पाते कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे, जब जाके आग पे काबू पाया गया था। फिर पैसेंजर को उतारा था शुरुआत में ही, फिर आग पे काबू पाया और फिर जाके सामान देखा था तो सब जल गया था पैसेंजर उनका। कितनी बोगी में आग लगी? 2-3 थे, 2-3 में लग गई थी। किस प्रकार आपको बुझाया? अपने टैंकर आए थे, पंचायत में फोन कर दिया था हम लोगों ने। पंचायत से टैंकर आए थे, फायर ब्रिगेड आई थी, 5-6 एम्बुलेंस आ गई थी और हमारे खेत में दवाई छिड़कने के ट्रैक्टर से बुलाई थी, तो उससे दवाई छिड़कने की मशीन से हमने आग पे काबू पाया था। देवास के टोंक कला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में अब प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया गया है। उज्जैन संभाग आयुक्त आशीष सिंह ने टोंकर खुर्द एसडीएम संजीव सक्सेना और नायब तहसीलदार रवि शर्मा को निलंबित कर दिया है। दोनों अधिकारियों पर फैक्ट्री निरीक्षण और विस्फोटक सामग्री की निगरानी में लापरवाही के आरोप है। मध्य प्रदेश शासन के अपर सचिव अन्नू भलावी ने सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे को भी सस्पेंड किया है। आरोप है कि फैक्ट्री संचालन को लेकर समय समय पर निरीक्षण और रिपोर्टिंग नहीं की गई। इसके अलावा देवास एसपी पुनीत गहलोत ने टोंककला चौकी प्रभारी एसआई रमनदीप हुंडल को निलंबित किया है। आदेशों में कहा गया कि प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर लापरवाही और निगरानी में कमी सामने आई है, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के आलोट स्टेशन के पास रविवार सुबह त्रिवेंद्रम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस की 2 बोगियों में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बोगियों से 68 यात्रियों का रेस्क्यू कर उन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। वहीं जल रही बोगियों को अलग करने के बाद ट्रेन को आगे रवाना किया गया। इस हादसे की वजह से दिल्ली मुंबई रेल मार्ग प्रभावित हो गया है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशनों पर रोक दी गई है। रतलाम जिले के आलोट रेलवे स्टेशन के पास रविवार सुबह निजामुद्दीन की ओर से जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12431 को 2 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के पास हुई। आग लगने के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हो गया है। ऐसे में मार्ग से गुजरने वाली कई ट्रेनों को आसपास के अलग अलग स्टेशनों पर रोका गया है। मिली जानकारी के अनुसार त्रिवेंद्रम से हजरत निजामुद्दीन जा रही राजधानी एक्सप्रेस रतलाम से रवाना हुई थी। सुबह करीब 5:30 बजे लूड़ी विक्रमगढ़ के बीच ट्रेन के B1 कोच में अचानक आग लग गई। बोगी से आग की लपटें उठती दिखाई दे गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया। रेलवे कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 68 यात्रियों को दोनों बोगियों से सुरक्षित बाहर निकालकर दूसरे कोचों में शिफ्ट किया है। दोनों डिब्बों को ट्रेन से अलग कर ट्रेन को आगे के लिए रवाना किया गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने के कार्य में जुट गई। आग लगने से दोनों कोच पूरी तरह जल गए हैं। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।
नई दिल्ली मुंबई रेलवे मार्ग पर परिचालन प्रभावित हुआ है और कई ट्रेनों को अन्य स्टेशनों पर रोका गया है। इस घटना को लेकर रेल मंत्रालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे बोर्ड की 3 सदस्यों वाली कमेटी मामले की जांच करेगी। हादसे के कारण कई यात्री ट्रेनों को शामगढ़, सुवासरा, नाथुखेड़ी, चौमहला, मोडक आदि स्टेशनों पर रोक दिया गया है। श्योपुर जिले के बड़ौदा नगर में स्थित आस्था के केंद्र रियासतकालीन प्राचीन काशीनाथ जी की बावड़ी का अस्तित्व मिटता जा रहा है। नगर परिषद बड़ौदा की अनदेखी के कारण बावड़ी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। यह बावड़ी अति प्राचीन है। पुरातात्विक विभाग को ऐसे ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण करना चाहिए एवं जीर्णोद्धार कर उनका अस्तित्व बचाना चाहिए, जिससे हम हमारी ऐतिहासिक विरासतों से अगली पीढ़ी अवगत हो सके। सरकार की अनेकों योजनाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि आती है, लेकिन बड़ौदा नगर परिषद की अनदेखी के चलते आज भी काशीनाथ जी की बावड़ी अपने जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के इंतजार में है। जिले में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन कुंड, बावड़ियां एवं कुएं नए स्वरूप में आ रहे हैं, लेकिन आखिर न जाने क्यों काशीनाथ जी की बावड़ी का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ। स्कूल ग्राउंड सिरोंज में देर रात तक चले रोमांचक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने मुरवास की टीम को हराकर खिताबी जीत हासिल कर ली। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी की टीम ने निर्धारित ओवरों में 99 रन का स्कोर बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरे मुरवास क्लब के बल्लेबाजों ने आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया। आखिरी ओवर में 10 रन की मुरवास की टीम को जरूरत थी, लेकिन टीम ऑल आउट हो गई। मैच के समापन पर अतिथि पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी गुलफाम शाह खान, पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी गुड्डू गावस्कर, टूर्नामेंट के संचालक डॉक्टर सजा अब्दुल रहमान फैजल खान ने खिलाड़ियों को बधाई दी। मजार कंप्यूटर ने पहली मर्तबा नाइट टूर्नामेंट का आयोजन कराया था। टेक्नो ग्लोबल यूनिवर्सिटी टीम ने ओनर सैयद शफीकुद्दीन ने कहा कि हमारी टीम लगातार टूर्नामेंट खेल रही है। हमारा सपना था कि हम टूर्नामेंट जीतेंगे। कई मर्तबा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में हम बाहर हो गए थे, लेकिन आज हमारे लड़कों ने मेहनत की और हमने फाइनल जीता। कमेंटर रानू हाशमी ने लोगों को अपनी कॉमेडी भरी कमेंट्री से हंसाया और रुलाया। विजेता और उप विजेता की टीमों को ट्रॉफी और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विदिशा कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामलों में कार्रवाई करते हुए एक बालिग एवं 2 नाबालिग आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से कुल 14 लाख रुपए कीमत की 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। विदिशा कोतवाली पुलिस ने मुख्य आरोपी रमजान मंसूरी एवं 2 नाबालिगों को सागर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की है, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 14 लाख रुपए है। एडिशनल एसपी डॉक्टर प्रशांत चौबे ने बताया कि कोतवाली टीआई आनंद राज की टीम को यह सफलता मिली है। एसपी ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है। ये बाइक चोरी की घटनाएं पिछले दिनों हुई थी लगातार। इसको लेकर काफी गंभीरता थी। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसमें सभी हमारे थाना प्राधिकरण की टीम लगी हुई थी। इसमें कोतवाली की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें अभी जो कुल 3 आरोपी इसमें पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। एक आरोपी है जो रमजान मंसूरी, जो राहतगढ़ जिला सागर का रहने वाला है। अन्य 2 विधि विरुद्ध बालक हैं। इनके पोजीशन से पुलिस ने अभी तक चोरी की कुल 12 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिनका 14 लाख रुपए मूल्य है, जिसमें से 5 जो है अपराध में निकली हैं, जो अपराध कोतवाली थाना में दर्ज है। इसके अलावा जो अन्य मोटरसाइकिल्स हैं उनके बारे में हम लोग पतासाजी कर रहे हैं। उनके इस्तिगासा जरूर किया, सब थानों को जानकारी दी है, तो उनके संबंध में अपराध निकले। कुल मिला के एक बड़ी सफलता है कि मोटरसाइकिल चोरों का एक गैंग पकड़ा गया। कभी कभी खुद की औलाद अपने माता पिता का हक अदा नहीं कर पाते, तो ईश्वर अपने दूत को किसी भी रूप में भेजकर उन बुजुर्गों की मदद करते हैं। ऐसा ही दृश्य देखने को मिला दमोह जिले के वृद्धाश्रम में, जहां बुजुर्गों के लिए कलेक्टर देवदूत बनकर पहुंचे थे। दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव अपना चेंबर छोड़कर जा पहुंचे वृद्धाश्रम। पहली बार जब कलेक्टर वृद्धाश्रम पहुंचे थे, तब वादा करके आए थे कि जिन बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है उसे चालू करवाऊंगा।
वृद्धाश्रम में रहने वाली बुजुर्ग माताओं के लिए कलेक्टर देवदूत के रूप में पहुंचे थे। महीनों से रुकी वृद्धा पेंशन शुरू करने का पत्र पाकर वृद्धाश्रम में पर्व जैसा माहौल बन गया। इन लोगों को पेंशन की भारी टेंशन थी जो किसी तकनीकी कार्यों से नहीं मिल रही है। कलेक्टर ने इन सभी की फाइल निकलवाई, पंचायत सामाजिक न्याय से जानकारी ली और उनके प्रकरण स्वीकृत करवाकर स्वीकृति पत्र देने कलेक्टर खुद पहुंचे। बुजुर्गों को स्वीकृति पत्र दिया गया और कहा गया कि अब आपको नियमित पेंशन मिलेगी। बुजुर्ग माताओं ने कलेक्टर की बधाइयां लेते हुए आशीर्वाद दिया। सभी बुजुर्ग बहुत खुश हुए और कलेक्टर का आभार माना। आदेश दिया है और उनका जो वो था जिसकी गलती के कारण उनकी विलम्ब हुआ या उन्हें परेशान होना पड़ा, उससे राशि वसूल कर माताजी के खाते में ट्रांसफ़र करा दी गई है। और हमने आगे भी ऐलान किया है कि जो एक नमूना था, तो 4 जो नमूने अपने सामने आए, किस तरह के केस जिले में बहुत सारे हो सकते हैं, उसके संबंध में हमने गहन डाटा का एनालिसिस किया, समीक्षा की, तो निकल के आया कि 1664 हमारे संभावित पात्र व्यक्ति हैं जो पात्र होने के बावजूद भी उनकी पेंशन अभी नहीं मिल रही है। तो हमारी ओर से एक सेवा एवं आशीर्वाद कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव जाकर और नगरीय क्षेत्र में वार्ड जाकर के कैंप लगाए जाएंगे और जो भी माताएं बहनें जिनकी संभावित लिस्ट में उनकी लिस्ट चस्पा की जाएगी, मुनादी कराई जाएगी और कैंप लगा करके उनके EKYC पूर्ण करा करके उनकी पेंशन स्वीकृत कराने की कार्रवाई की जाएगी। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सूफी संत हजरत सैयद तैयब अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 245वां उर्स बड़े ही शानो शौकात के साथ मनाया गया। उर्स में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों जायरीन पहुंचे और दरगाह पर चादर फूल पेश कर मुरादों के साथ अपने मुल्क में अमन चैन की दुआएं मांगी। उर्स मुबारक के दौरान कव्वालों द्वारा सारी रात कव्वालियों का कार्यक्रम पेश किया गया। प्रसिद्ध कव्वाल जुनैद सुल्तानी बदायूं उत्तर प्रदेश व शब्बीर सदाकत साबरी कपासन की कव्वालियों का दौरा देर रात तक चलता रहा। कव्वालियां सुनकर लोग झूमने को मजबूर हो उठे। इस वक्त हम नरसिंहगढ़ के उस मैदान में हैं जहां पर सरकार बाबा हजरत तैयब अली शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह का ये 245वां उर्स मुकद्दस चल रहा है। यहाँ पर दूर दराज से जायरीन पहुँचे हैं और अपने अकीदत के नजराने पेश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये वो उर्स मुकद्दस है जहाँ पर हर जाति धर्म और मजहब के लोग यहाँ पर बड़े अकीदत के साथ पहुँचते हैं और सरकार के आस्थाने पर फूल और चादर और अपने अकीदत के नजराने पेश करते हैं। सहयोगी फारूक खान के साथ इम्तियाज चिश्ती, दमोह। टोंककला पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के बाद घायल हुए मजदूरों की वापसी शुरू हो गई है। देवास जिला अस्पताल में उपचार के बाद 11 घायल श्रमिक बिहार के लिए रवाना हुए। प्रशासन की ओर से सभी मजदूरों को भोजन, रेल टिकट और प्रत्येक को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। स्टेशन पर मजदूरों को विदा करने के दौरान तहसीलदार सपना शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हादसे में अपने को खो चुके श्रमिकों की आंखों में डर और दर्द साफ नजर आया। रवाना होने से पहले मजदूरों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि विस्फोट के बाद फैक्ट्री संचालक किसी प्रकार की मदद न कर फरार हो गया। मजदूरों ने बताया कि पिछले कई महीनों से उन्हें वेतन भी नहीं मिला था, जिसके कारण वे आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। घायल श्रमिकों का कहना है कि हादसे के बाद अब वापस अपने गांव लौटना ही एकमात्र विकल्प बचा है। प्रशासन ने सभी को सुरक्षित उनके गृह राज्य भेजने की व्यवस्था की है। कौन सा गाँव जा रहे हो? जलसंडी। बिहार के रहने वाले हो आप लोग? हाँ। कितने लोग जा रहे हो आप सर? 11 लोग। तो कितने कर्मचारी जा रहे हैं आप लोग? 9 आदमी, 11 आदमी जा रहे हैं। आपने कितने दिन काम करा है यहाँ पे? 15-20 दिन काम। उसके कोई पेमेंट मिली आपको? पेमेंट हम लोगों को किसी को नहीं मिली। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो? नहीं मिला हम लोगों को। अभी आप इतने दिन यहाँ पर रहे, कोई सुविधा मिली आपको 2 दिन में? क्या मांगे आप लोगों की यहाँ के सरकार से? हम लोगों को घटना हम लोगों के परिवार से बंदे चले गए, 10,000 रुपये हम लोगों को मिले। 10,000 रुपये आपको दिए सहायता राशि कंपनी की तरफ से, मालिक की तरफ से, कोई सुपरवाइजर की तरफ से कुछ? हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज
भारत की बात।